गुड मॉर्निंग। एक ऐसी जहाज जो कि अपने पहले सफर में गई और बहुत ही बड़ी, बहुत ही लग्जरियस इसे माना जाता था, पर ऐसा क्या हुआ जो ये शिप डूब गई? ये तो एक अनसिंकेबल जहाज था जिसे लोग कहते थे बहुत स्ट्रॉन्ग शिप, ये तो अनसिंकेबल जहाज, ये तो डूब ही नहीं सकता। पर अपने पहले ही यात्रा में जब वो निकला, ठीक उसके 2 से 3 दिन बाद वो डूब जाता है। क्यों, किस लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो टाइटैनिक को बनाया हारलैंड एंड वोल्फ कंपनी ने बेलफास्ट, जो कि आयरलैंड का कैपिटल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई वो 31 मार्च 1909 में हुआ। पहले उसी दिन किल बनाने का स्टार्ट हुआ। किल जिन लोगों को पता नहीं है बता दूं, किल जो होता है वो एक जहाज का स्ट्रक्चर होता है जो कि जहाज को सपोर्ट करता है। शिप पूरी तरह से बनने के बाद 1911 को पहली बार पानी में लॉन्च किया गया था। मेरा मतलब 1911 को इसे पानी में उतारा गया और इसने अपनी पहली ट्रिप 10 अप्रैल 1912 को अपनी फर्स्ट मिशन मैदान वोयाज में निकलता है। और अगर इसके बनावट के बारे में बात करा जाए तो इसके इंटीरियर, इंजिन्स और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा में ले लो, टोटल में बनाने की कॉस्ट 1.5 बिलियन आई थी, जो कि अभी के प्राइस के हिसाब से करें तो 180 मिलियन पाउंड के हिसाब से है। इस शिप को बनाने में टोटल 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स लगे थे और ये शिप उस समय का बहुत ही बड़ा जहाज था। अगर इसके लेंथ के बारे में बात किया जाए तो ये 882 फीट, टोटल 882 फीट लंबा है और इसमें टोटल 9 डेक्स हैं। इस शिप के डिजाइनर जो थे थॉमस एंड्रयू, ये भी उस शिप के घटने के साथ डूब गए। तो ये शिप अपनी पहली जर्नी मैदान वोयाज 10 अप्रैल 1912 को स्टार्ट करती है और इसके कुछ स्टॉप थे इसके बीच में, जो कि थे चेयरबर्ग फ्रांस एंड देन क्वींसटाउन जो कि आयरलैंड में है, एंड देन न्यूयॉर्क। प्लान के मुताबिक इस शिप को 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए था। इसमें टोटल 2224 पैसेंजर्स थे और इसमें क्रूज। टोटल पैसेंजर की बात किया जाए तो इसमें 1314 पैसेंजर्स थे, 324 फर्स्ट क्लास थे और 284 टोटल सेकंड क्लास। और अगर बात किया जाए थर्ड क्लास इमिग्रेंट्स की, जो कि अमेरिका जा रहे थे सेटल होने, वो उनकी तादाद 709 से 910 तक थी, क्योंकि तब यहाँ के जो टिकट्स के रेट थे बहुत कम थे, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और अगर इनकी टिकट्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास का जो टिकट प्राइस था वो $4027 था और जो थर्ड क्लास थी उनके लिए $15 से $40 तक था। तो उनके लिए बहुत इजी हो गया। कई लोग तो यहाँ वहाँ जीत के चले गए, जहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। आइसबर्ग्स की वार्निंग बहुत सारी मिल रही थी टाइटैनिक को, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि ये जा रही थी अटलांटिक्स की तरफ, तो उधर बहुत सारे आइसबर्ग यूं ही होते हैं। बट कुछ देर बाद जब इन्हें लास्ट आइसबर्ग वार्निंग आती है तो टाइटैनिक को बहुत सारे आइसबर्ग की वार्निंग आई थी बीच में। टोटल 7 से 8 शिप्स की आइस वार्निंग्स आई। तो जैसे कि पहले आइस वार्निंग आई थी करोनिया से, देन दूसरी आई बाल्टिक, तीसरी आई अमेरिका बोल के एक शिप से आई थी, देन आए थे मसावा कैलिफोर्नियन से, नूरडेन और वर्जीनिया से। बहुत सारे आइसबर्ग आए थे, अलग अलग टाइम रेशियोज में आए थे, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। तो इतने सारे जहाज से जब इनको आया आइस वार्निंग तो इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट लास्ट वार्निंग और आखिरी वार्निंग आई थी कैलिफोर्निया के एक जहाज से, जिसका नाम ही कैलिफोर्निया था। और जब वहां के जो कैप्टन थे, कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, उन्होंने कहा ये तो एक अनसिंकेबल जहाज है, इसकी स्पीड फुल रखो, हम लोग देख लेंगे जो होगा। और उसकी स्पीड तब थी 22 नॉट्स, जो कि 40 से 44 किलोमीटर के आसपास होंगी। कई रिपोर्ट्स का ये भी बात है कि कुछ वार्निंग कैप्टन तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो लोग अपने आप ही हैंडल कर रहे थे उसे। तो रात के 11:39 शिप के ऊपर एक छोटा सा क्रोज नेस्ट होता है। इतना भी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, मतलब 1-2 लोग के लिए खड़े होने की बहुत इजी जगह होती है। वहां से देख रहे थे एक मेन कैरेक्टर फ्रेडरिक फ्लीट, क्योंकि ठंड का मौसम था और उन लोगों को दिखना भी थोड़ा सा कम आ रहा था। पर उन्होंने देखा कि एक आइसबर्ग के करीब ये लोग जा रहे हैं और इन्होंने बेल बजाई और कॉल किया। क्रू मेंबर्स ने और जो इसको ड्राइव कर रहे थे उन्होंने लेफ्ट करके रिवर्स गियर तो डाल दिया था, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शिप बहुत ही पास आ चुकी थी। और टकराने के बाद इसका राइट साइड जितनी भी चीज थी स्टार बोर्ड्स की 4 कंपार्टमेंट पहले भर गई, देन धीरे धीरे 5 कंपार्टमेंट की, पूरी तरह से 5 कंपार्टमेंट भरने के बाद यहाँ पर आते हैं हमारे इस शिप के कंस्ट्रक्टर, जो कि डिजाइनर थे थॉमसन एंड्रयू। ये वो देखते हैं ये तो शिप डूब जाने वाली है।
तो इनके साइड में कुछ क्रू मेंबर्स खड़े होते हैं और कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे डूब सकता है, ये तो अनसिंकेबल है। तो थॉमस एंड्रयू कहते हैं ये एक शिप है, ये एक शिप है, ये लोहे से बनी हुई है और इसे मैथमेटिकल से बोला जाए तो ये डूबेगी ही डूबेगी। शिप को 4 कंपार्टमेंट के हिसाब से बनाया गया था, पर 5 कंपार्टमेंट भर चुकी थी। ये कंपार्टमेंट जुड़ी हुई थी एक से एक करके। धीरे धीरे एक एक कंपार्टमेंट भर रहा था और पानी उससे अंदर अंदर आता। अगर पूरे दावे के साथ बताऊं तो ये जो कोलिजन था 11:40 14 अप्रैल 1912 को 41 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से 50 डिग्री 14 मिनट वेस्ट तक पूरा फाड़ देती है। टोटल 6 कंपार्टमेंट भर जाते हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से। शिप में कुछ भी नहीं हुआ। सब सोचते ये तो एक अनसिंकेबल जहाज है, बर्फ के टुकड़े जो शिप में गिरे तो उससे खेलने लगते हैं वो लोग। बट मेन प्रॉब्लम तो नीचे वालों को पता था, जो नीचे रहते थे, जो इंजन में काम कर रहे थे। कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ, इन्होंने ऑर्डर दिया थॉमस एंड्रयू को चेक करो कितना पार्ट डैमेज हो चुका है। ये लोग चेक कर 11:55 में थॉमस एंड्रयू बोल देते कि ये शिप डूबेगी और उसी के ठीक 20 मिनट बाद कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइफ बोट को पानी में उतारा जाए, औरतें और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दिया जाए। उसी वक्त कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ फटाफट से क्रू मेंबर्स को बोलते हैं, रेडियो ऑपरेटर को बोलते हैं कि CQD डिस्ट्रेस सिग्नल जल्दी भेजो। ये चीज सुन के उनका रेडियो ऑपरेटर बोलता है क्या सर CQD? तो कैप्टन बोलते हैं हाँ ये शिप डूबने वाला है। और भाई हमारा ऑपरेटर बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं सर, फटाफट बैठ के भेजना स्टार्ट। उनमें से एक जहाज RMS कारपेथिया, उन्होंने इनके डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव किया और अपना रिटर्न नोटिस में भेजा कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ। दिक्कत ये थी कि ये जो शिप थी ये टोटल 137 किलोमीटर दूर टाइटैनिक से थी, मतलब अगर आते आते 4 घंटे लग जाते। ये चीज कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को पता चली ऑपरेटर के थ्रू। कैप्टन बहुत ही घबरा गए और बोले 4 घंटे, और उन्होंने शायद से कुछ सोचा अपने मन में और चले गए। शिप में तब तक भगदड़ मच चुकी थी, लाइफ बोट के लोग लड़ने लगे, क्रू लाइफ जैकेट बांटने लगे। 2:20 ये शिप फाइनली सिंक कर जाती है। टोटल 1514 लोग मर जाते हैं और 710 लोग सरवाइव कर जाते हैं। लगभग 715 लोग जो कि लाइफ बोट में थे और मैक्सिमम औरतें और बच्चियां थी, वुमेन्स। कुछ बच गए थे जो कि शिप से जंप करके पानी में शायद से ही चढ़ गए होंगे उस लाइफ बोट में, और जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग शिप से कूद गए इस उम्मीद में कि हम तैर के कहीं चले जाएंगे या तो किसी लाइफ बोट में चढ़ जाएंगे, बट कोई लाइफ बोट नहीं आया था। टोटल 20 लाइफ बोट पानी में उतारे गए, बट उसमें से बस एक लाइफ बोट आया उनमें से कुछ को बचाने। टोटल 1500 में से 6 बचे। टोटल सर्वाइवर 715, हाँ 709 बचाए गए थे, 715 लास्ट में बचे 6 लोग। ये शिप पहले तो ऐसा टेढ़ा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके 6 कंपार्टमेंट आगे भरने लगे और पूरे धीरे धीरे भरते रहे, तो पहले शिप ऐसे उठ गया, ऊपर की तरफ उठ गया, एंड धीरे धीरे हैवी वेट की वजह से ये नीचे जाने लगा और पीछे का हिस्सा टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। टूटने के बाद भी थोड़ा सा हिस्सा इस शिप का जुड़ा हुआ था जो कि इस पूरे शिप को ले डूबा। RMS कारपेथिया, जिसको आने में 4 घंटे लगने वाले थे, वो सुबह 4 बजे आकर पहुंचता है। उसकी लगभग स्पीड थी 66 नॉट्स। टोटल 715 लोगों को बचा लिया जाता है। तो सरकार ने इस हादसे के बाद 16 ऑपरेशन स्टार्ट किया, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। अगर बात किया जाए टाइटैनिक शिप के बारे में, तो इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर म्यूजियम में बनाया गया था, जो कि एक था, बट बनाया गया था, ये लोग देखेंगे कि वो कैसा था। अभी भी इसका असली स्ट्रक्चर 3800 मीटर अंदर गहराई में पड़ी हुई है, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। इसे देखने के बाद बहुत सारे फिल्म बने, कुछ बुक्स रिलीज हुई और बहुत सारी चीजें हुई। अगर आपको जानना है कि ये शिप कैसे मिली, कहां पर थी और कैसे इसे कौन ढूंढ पाया, तो फटाफट से मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, और जो लाल वाला बटन दिख रहा है इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर ठोकिएगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं बाय बाय।